वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ MPDLED के फर्स्ट ईयर के हिंदी लैंग्वेज टीचिंग यानी हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज टीचिंग यानी हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो आप लोगों के MPDLED के एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। जो स्टूडेंट्स MPDLED फर्स्ट ईयर में हैं तो वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन एक बार आप लोग ज़रूर देखना और इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप लोगों का जो पेपर आता है उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कर दिए ताकि DLED से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है मूल्यांकन का अर्थ एवं उसके प्रकार। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि मूल्यांकन क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो यहाँ मैंने आंसर लिखा है, मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये पढ़ाने में अध्यापकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, न कि आवधिक। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण में, शैक्षिक स्तर का आकलन करने में तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि को जानने में सहायक होता है। तो बेसिकली मूल्यांकन का क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिससे हम पता करते हैं कि जो बच्चे की प्रोग्रेस है वो कितनी हुई है, तो उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको उस मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के मेनली दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है संरचनात्मक मूल्यांकन जिसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। फिर दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होता है यह हम लोगों का हर महीने होता है। मीन्स जो बच्चा होता है उसके जब हम टेस्ट लेते हैं तो हम इसको हर महीने करते हैं, हर महीने उसका टेस्ट लेते हैं। उससे हमें पता चलता है हमने जितने यूनिट्स कवर करे, जितने यूनिट्स पढ़ाया है तो उसको उतने में से कितना आया है, उसकी प्रोग्रेस क्या है। और योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवैल्यूएशन होता है, ये 6 मंथ्स में होता है या फिर ये आपका ईयरली हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक योजना क्या होती है, इसके निर्माण के चरण बताइए। तो वार्षिक योजना आपको वर्ष से पता चल रहा होगा कि ईयरली जो हम लोग प्लानिंग करते हैं स्कूल में तो वो क्या होती है। तो शिक्षण कार्य की योजना जो शिक्षक द्वारा अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में सत्र पर्यंत शिक्षण कार्य एवं अन्य करणीय कार्यों की जो रूपरेखा तैयार की जाती है वे वार्षिक योजना कहलाती है। मतलब जो टीचर होता है अपनी डायरी में पूरा प्रिपेयर करके रखता है कि उसको साल भर क्या पढ़ाना है, सिलेबस कैसे कवर करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ कराना है, तो वो वार्षिक योजना कहलाता है। तो ये बात हो गई कि वार्षिक योजना क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वार्षिक योजना का निर्माण यानी उसको बनाना कैसे चाहिए, उसके चरण यानी उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो वार्षिक योजना होती है उसमें आपका शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक, वातावरण, विभागीय कार्यक्रम व अन्य क्षेत्र, ये सारी चीज़ों को मिला के आप लोगों का जो ईयरली प्लान होता है वो तैयार होता है। ईयरली प्लान यानी वार्षिक योजना जिसमें सारी डिटेल रहती हैं कि आप लोगों को अब एक ईयर में सिलेबस कितना कवर करना है, कैसे कवर करना है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, और भी जो चीज़ें होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड या पढ़ाई से हट के जो स्कूल में होती हैं वो सारी चीज़ों को आपके जो वार्षिक योजना होती है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, योगात्मक मूल्यांकन एवं उसकी विशेषताएं। तो यहाँ पर आपको योगात्मक मूल्यांकन बताना है क्या होता है और उसकी विशेषताएं बतानी है। तो योगात्मक मूल्यांकन से हम किसी ऐसी योजना, काम करने के तरीके या पहले से ही चल रहे किसी शैक्षिक कार्यक्रम से हो रहे प्रभावों और ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। योगात्मक मूल्यांकन की समय अवधि दीर्घकालीन होती है। योगात्मक मूल्यांकन का सबसे अच्छा उदाहरण है विद्यालय में होने वाले वार्षिक परीक्षा, जिसमें छात्रों के पूरे साल में अर्जित किए गए ज्ञान का आकलन किया जाता है, जिससे छात्र के अगली कक्षा में जाने और न जाने का निर्णय लिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन, जिससे पता चलता है
कि जो स्टूडेंट है वो अगली क्लास में जाने के काबिल है या नहीं है, अगली क्लास में प्रमोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये साल में एक बार होता है। इसी को हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन, जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं समेटिव इवेलुएशन। अब है इसकी विशेषताएं। तो सीखने का आकलन योगात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है। जिसके बाद हम छात्रों की उपलब्धि के बारे में जानते हैं। ये सेमेस्टर या वर्ष के अंत में किया जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो आप लोगों का योगात्मक मूल्यांकन होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं समेटिव इवेलुएशन, तो ये आपका 6 मंथ में होता है या फिर आपका ये ईयरली होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन का अर्थ क्या होता है। तो आकलन क्या होता है, इसके द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसमें छात्रों का बिना अंक तथा ग्रेडिंग के मूल्यांकन किया जाता है। आकलन को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी कहा जा सकता है। इसके अभिप्राय सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने से है। बेसिकली आकलन का मतलब क्या होता है, इसमें बच्चों को कोई मार्क्स नहीं दिए जाते, ना कोई ग्रेडिंग दिया जाता है। ये हम कभी भी कर सकते हैं आकलन। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, यहाँ मैंने लिखा है अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ना सिखाना है तो उसके लिए ये जानना होगा कि उसको अक्षरों का ज्ञान है या नहीं। अगर वह अक्षरों को पहचान पाता है तो ये देखेंगे कि उसकी पढ़ने की गति किस प्रकार की है। तो इसी को हम कहते हैं आकलन। मतलब हम चलते फिरते जो बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनका प्रोग्रेस कितना चल रहा है, तो उसी को हम कहते हैं आकलन। और ये जो आकलन होता है, इसमें ना हम अंक देते हैं ना ग्रेडिंग देते हैं, क्योंकि चलते फिरते हम इसको करते हैं। जैसे आप लोगों ने ये अपने आसपास भी देखा होगा या आपके साथ भी हुआ होगा। जैसे कि जब टीचर क्लास में कोई भी टेस्ट ले लेता है अचानक से, या कुछ पूछ लेता है, या आपकी कॉपी चेक करता है तो आपकी राइटिंग देखता है, या उसमें से कुछ पूछ लेता है, तो उसी को हम आकलन कहते हैं, जो चलते फिरते हो जाता है। इसमें कोई ग्रेडिंग या कोई मार्किंग सिस्टम नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलने के कौशल से क्या आशय है। तो बोलने के कौशल को हम मौखिक अभिव्यक्ति कौशल भी बोलते हैं। एक व्यक्ति द्वारा भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत युक्त भाषा का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। परंतु ये भाषा श्रोता को समझ भी आए, इसलिए वे अभिव्यक्ति स्पष्ट, सहज, शुद्ध, स्वाभाविक, उसके मानसिक स्तर के अनुरूप एवं विचार क्रमबद्ध होनी चाहिए। तो इसको मैं आप लोगों को इजी वर्ड्स में बताऊं तो जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है, तो उसी को हम बोलने का कौशल कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं। तो क्षेत्रीय आधार पर बोली जाने वाली भाषा जिसके आधार पर प्रदेश को नामांकित किया गया है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे कि एक देश में आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ अलग अलग एरियाज़ हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, तो सबकी अलग अलग भाषा है, तो इसी को हम कहते हैं प्रादेशिक भाषा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ उद्देश्य लिखे हैं, तो आप लोग इससे मिलते जुलते भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, या आपके मन में कुछ और भी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने आइडिया के लिए आप लोगों को कुछ उद्देश्य बताए हैं, जैसे कि छात्रों को शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे का ज्ञान कराना, छात्रों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष और गद्य की विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान कराना, बालकों को पूर्ण मनोयोग से सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने योग्य बनाना, छात्रों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में विकास करना, बालकों में साहित्य अध्ययन के लिए रुचि उत्पन्न करना। तो ये हैं आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जा सकते हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखे जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्वनि साम्य विधि के उदाहरण। तो ध्वनि साम्य विधि क्या होता है। इस विधि में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रारंभिक अवस्था में बालकों के सामने वे ही शब्द रखे जाएं जिनकी शाम, नाम, काम आदि, इसी प्रकार धर्म, कर्म, गर्म, मर्म, लट्टू, निखट्टू आदि। मतलब बच्चों को ऐसे वर्ड से सिखाया जाता है जो सेम सेम होते हैं, मतलब जिनके जो ध्वनि होती है, जिनका साउंड होता है वो सेम सुनाई देता है।
जिसकी मदद से जो बच्चे होते हैं वो आसानी से कोई भी भाषा सीख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ध्वनि साम्य विधि। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो वाचन मुद्रा का अर्थ है बैठने, खड़े होने का ढंग, वाचन सामग्री हाथों में ग्रहण करने की रीति तथा भाव अनुसार हाथ, पैर, नेत्र आदि अन्य अंगों का संचालन। तो इसको हम कहते हैं वाचन मुद्रा। जैसे बैठना कैसे चाहिए, खड़े कैसे होना चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, और अपने हाथ, पैर और अपनी आँखों और या अपने दूसरे अंग यानी दूसरे ऑर्गनों को कैसे यूज़ करना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं वाचन मुद्रा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पढ़ते समय साथ में पेन कॉपी अवश्य लेकर बैठें ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। कोई भी पाठ्य को कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें। पढ़ाई के दौरान सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थॉट्स रखिए और अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहिए। किसी भी विषय को पढ़ते समय उसे समझ कर पढ़ने को कोशिश ज़रूर करें। रटने की प्रवृत्ति से बचें। जो भी पढ़ें उस पर विचार मंथन ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट है मात्राओं का ध्यान। पढ़ते समय मात्राओं का ज़रूर ध्यान रखें कि कहाँ कौन सी मात्रा है। शब्दों के उच्चारण पे ध्यान दीजिए यानी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए कि कौन से शब्द को हमें कैसे प्रोनाउंस करना है और सही जगह रुकना। मतलब जहाँ भी आपका पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप है, कॉमा जो भी है आपका, वहाँ पर आपको रुकना है, कितनी देर रुकना है, सही तरीके से सीखना और ये वाली चीज़ों का ध्यान रखना पढ़ते टाइम बहुत ज़रूरी है। तो ये है हिंदी के आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।